मिसिसिपी के दिवंगत किशोर नोलन वेल्स के परिवार द्वारा बड़ा मुकदमा दायर होने वाला है। उन्होंने कल रात नोलन के कथित दोस्त की कहानी पर प्रतिक्रिया दी। नोलन के एक और दोस्त हैं जिन्होंने उस जानकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिसे वे गलत मानते हैं। इस मामले में बहुत कुछ है और हम अभी इसी पर बात करने वाले हैं। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत साइडबार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। मुझे लगता है कि नोलन वेल्स का परिवार मुकदमा करने वाला है। इसके बड़े संकेत मिले हैं। उन्होंने कल रात मेरे सहयोगी क्रिस कुओमो के साथ इंटरव्यू किया, जिससे मामला समझने में मदद मिलती है। इस पर हमें भी बात करनी होगी। साथ ही नोलन के दोस्त ने जिसे वो अपने बारे में फैलाई जा रही झूठी जानकारी बता रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। याद रखिए, हम 18 साल के नोलन वेल्स की बात कर रहे हैं, जो मोशन स्प्रिंग्स मिसिसिपी का कॉलेज छात्र और फुटबॉल खिलाड़ी था। 4 जुलाई के वीकेंड पर वो दोस्तों के ग्रुप के साथ हॉर्न आइलैंड गया, जो मिसिसिपी तट के पास दूर दराज बैरियर आइलैंड है। वहां कोई कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं है। आप वहां सिर्फ नाव के जरिए ही पहुंच सकते हैं। और किसी समय पर वो गायब हो गया। उसी रात उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 दिन बाद 6 जुलाई को उसका शव आइलैंड पर मिला। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, ये एक सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब फिलहाल कोई भी सार्वजनिक रूप से नहीं दे पा रहा है। परिवार द्वारा कराई गई स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नोलन की मौत का कारण और तरीका अनिर्धारित बताया गया है। हम इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। हम राज्य मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। परिवार भी अपनी जांच करवा रहा है, जिसका नेतृत्व नागरिक अधिकारों के वकील बेन क्रैम्प कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ नए घटनाक्रम हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मेरे पास कई सवाल और मुद्दे हैं। मैं पूर्व पाम बीच स्टेट अटॉर्नी डेव एरनबर्ग को बुलाना चाहता हूं, ताकि वे मेरे साथ सैक पर आकर इस सब की तह तक पहुंचने में मदद करें। डेव, आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। आपकी खुद की सबस्टैक भी है ना? हाँ, मेरी है डेव एरनबर्ग पे और यूट्यूब पे ऑफिशियल डेव एरनबर्ग या फिर डेव। क्या तुम्हें ये नहीं पता होना चाहिए? हाँ, क्या शायद तुम्हें मैंने ये कहा नहीं था। पता होना चाहिए? इसे डाल दो, तुम ठीक रहोगे। तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता? खैर, मुझे पिछली रात की घटना पर बात करनी है। मैं न्यूज नेशन शो की तैयारी कर रहा था। उससे पहले 2 बड़े शो हुए। न्यूज नेशन पर मेरे सहयोगी और दोस्त क्रिस कुओमो, क्रिस्टीन और एल्मोर वांसली का इंटरव्यू लिया, जो नोलन के माता पिता हैं। उनके वकील बेन क्रम्प भी मौजूद थे। और जांच के मामले में जो 2 बातें मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम रहीं, वे इस प्रकार हैं। तो ट्रेसी और शेपर्ड, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जो कथित तौर पर नोलन के दोस्त थे, उन्होंने ऑफिसर टैटम के यूट्यूब शो पर बात की। और उनसे पहले भी दूसरे चैनलों ने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने नोलन की मौत से कोई संबंध होने से इनकार किया। ऑफिसर टैटम शो में उन्होंने कहा कि नोलन की मां ने टीवी पर दावा किया कि वो उन्हें नहीं जानती, जबकि सच ये है कि वो और नोलन 9वीं कक्षा में मिले थे और नोलन उनका सबसे अच्छा दोस्त था। उनके दोस्तों का ग्रुप मिश्रित नस्ल का है। इससे उस दावे पर सवाल उठता है कि नोलन के साथ जो हुआ उसमें नस्ल की भूमिका थी। कल रात कुओमो पर क्रिस ने एल्मोर से पूछा कि क्या वो ट्रेस्टन को जानते हैं। एल्मोर बोले, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। सिर्फ इसलिए कि आप अपनी गाड़ी किसी के आंगन में पार्क करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आपको जानना ही चाहिए। अब टैटम, ये यूट्यूबर जो इस मामले पर नजर रख रहा है और घटनाक्रम पर टिप्पणी कर रहा है, रात को केटी पॉवलिच के शो में भी थे और उन्होंने कहा, उद्धरण, ये बहुत ही भ्रमित करने वाला है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई युवा यह क्यों कहेगा कि वह दोस्त है, और जब वह नोलन के बारे में बात करता है तो सचमुच भावुक हो जाता है। मेरा मतलब है, वह सचमुच कैमरे के पीछे रोया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यह बहुत सच्चा लगा। टैटम ने कहा कि वह परिवार को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है या कथाओं में टकराव क्यों है, वह नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा, उद्धरण, मुझे नहीं पता वे सच्चे हैं या नहीं, क्योंकि हम बच्चों के दोस्तों को हमेशा नहीं जानते। डेव, हमारी स्थिति क्या है? ठीक है, ये सच है कि माता पिता अपने बच्चों के दोस्तों को नहीं जानते। यहां परिवार और दोस्तों के बीच विवाद रहा है। आपको याद होगा कि ऐसी खबरें आई थीं कि परिवार ने नोलन की चीजें लेने की कोशिश की थी, दोस्तों से चाबियां लेने की कोशिश की थी। और फिर खबरों के मुताबिक परिवार, माता पिता, मुझे लगता है कि वो पिता थे या माँ, मेरा मानना है कि वो पिता थे, शिकायत थी कि दोस्तों में से एक नोलन की छोड़ी चाबियां देने में लापरवाह था। सवाल यह भी है कि दोस्तों के पास नोलन का फोन क्यों था। मेरे लिए जवाब आसान है, क्योंकि आप फोन पानी में साथ नहीं ले जाते। तो शुरू से ही परिवार और दोस्तों के बीच इस तरह का तनाव रहा है। लेकिन अगर आप इसे बड़े नजरिए से देखें तो अभी तक कोई सबूत नहीं है कि इसमें कोई आपराधिक हरकत हुई। मेरा सवाल कानूनी सवाल है, और फिर मैं फोन के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि इंटरव्यू के एक हिस्से में बेन क्रैम्प ने फोन के बारे में बात की थी। अगर आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, अगर आप कोई कहानी पेश करने जा रहे हैं, इससे आप कानूनी खतरे में पड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी कहें। एक नजरिया यह है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और छुपाना कुछ नहीं है,
तो इंटरव्यू नहीं करेंगे। मैं बस जिज्ञासु हूं कि वे इंटरव्यू कर रहे हैं उनके वॉरेन हडसन के बारे में। क्या इससे आपको लगता है कि शायद उनका इससे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कोई संबंध नहीं है? वे पूरी तरह सच बोल रहे हैं। वे विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि वे बिना वकील के ये सब कर रहे हैं और उनके बयान सहज हैं। ऐसा लगता है कि वे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें नोलन के लिए सच में लगाव था। वे बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही कि उनके बारे में यह कहानी फैलाई जा रही है कि वे कोई नस्लवादी समूह है जिन्होंने उस इंसान को मारना चाहा जिसे वे प्यार करते थे। और इसलिए मैं इस बात को मानता हूं उसे पीछे छोड़कर बेपरवाह थे या बेपरवाह। खैर, रिपोर्ट्स थीं कि नोलन नाव में इसलिए नहीं गया क्योंकि नाव में पानी भर रहा था और वहां एक लड़की भी थी जिससे शायद नोलन बात कर रहा था। ऐसा होता है, आप दोस्तों के ग्रुप के साथ हैं और कई नावों में जा रहे हैं। अगर एक नाव में पानी भर रहा है तो आप कह सकते हैं ठीक है, मैं दूसरी नाव में चला जाऊंगा। आइए एक पल के लिए फोन के बारे में बात करते हैं। तो बेन क्रम्प फिर से वो कुओमो के साथ थे। उन्होंने फोन के बारे में बात की तो वहां बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या नोलन ने कथित तौर पर अपना फोन पीछे छोड़ दिया था। उसने ऐसा क्यों किया? क्या डेटा डिलीट हुआ था? अब नोलन के कथित दोस्त वॉरेन हडसन ने ब्रैंडन टैटम के यूट्यूब शो में बताया, हमारे पास नोलन के फोन को छूने की कोई वजह नहीं थी। किसी ने नोलन के फोन को नहीं छुआ। अगर हम में से किसी ने नोलन के फोन को नहीं छुआ तो आप जानते हैं कि कुछ भी डिलीट होने की कोई वजह नहीं है। बेन क्रम्प ने कल रात कुओमो से कहा, उद्धरण, उसकी मां ने उसके फोन पर बार बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे सवाल उठते हैं, हम बस जवाब जानना चाहते हैं। अगर ये सच है तो ये दिलचस्प है ना? क्या दोस्त फोन नहीं उठाते? संभव है। मैं बेन क्रम्प को जानता हूं, वे एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि बेन क्रम्प, रेवरेंड एल शार्पटन और परिवार पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंतित है, लेकिन किसी का फोन ना उठाना फाउल प्ले का सबूत नहीं है। वो फोन नाव पे था लेकिन नोलन नहीं था। हो सकता है फोन बजा हो, वो साइलेंट मोड पे हो सकता था और लोगों को पता ना चला हो कि फोन बज रहा था। हमें तथ्य नहीं पता। परिवार ने नोलन की वीडियो और तस्वीरें गायब होने की बात कही लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। हम निश्चित नहीं हैं। हमने कल इस पर बात की थी, मैं फिर से उठा रहा हूं। नोलन की मां क्रिस्टीन ने टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, मेटा, लाइफ 360 के रिकॉर्ड्स के लिए सपोना दायर किया हुआ लगता है और वे नोलन वेल्स की संपत्ति से जुड़े इस कानूनी मामले का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रशासक हैं। ये सब अकाउंट, सब्सक्राइबर, यूजर नेम, फोन नंबर, आईपी एड्रेस, कम्युनिकेशन, फोटो जैसी जानकारियां मांग रहे हैं। ये जानकारी कितनी जरूरी है? इन रिकॉर्ड से उन्हें क्या जवाब मिल सकते हैं? क्या कोई कानूनी दलील है? क्या कोई ऐसा कानूनी तरीका है जिससे ये कंपनियां ये जानकारी देने से इनकार कर सकती हैं? कुछ कंपनियां कहेंगी कि जानकारी के लिए आपको कानून प्रवर्तन एजेंसी से सबूना लाना हो। दूसरी कंपनियां कह सकती हैं कि दस्तावेज या वीडियो की वकील द्वारा मांग, चाहे वो सबूना हो या सिविल मुकदमे में, वो भी सबूना मानी जा सकती है। क्या आपको पहले मुकदमा दायर करना जरूरी है? अगर आप सबूना दाखिल करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मुकदमे की संभावना, आप प्रिजर्वेशन लेटर लिख सकते हैं जिससे कंपनियों को सबूत सुरक्षित रखने की चेतावनी मिलती है। अगर वे ऐसा नहीं करते और बाद में मुकदमा होता है तो उन्हें मुश्किल हो सकती है। वे अब संभावित सबूत नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आपराधिक जांच है और इसमें कोई निजी वकील शामिल है तो इसके पीछे और भी ज्यादा वजन होता है। लेकिन भले ही आप ये जानकारी किसी भी तरह से हासिल कर लें, ये जरूरी नहीं कि कोई ठोस सबूत हो, लेकिन इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या ऐसे वीडियो थे जो फंसाने वाले हो सकते थे और जिन्हें डिलीट कर दिया गया। इसी कारण मैं इस विवाद को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हूं कि वीडियो डिलीट हुए या नहीं और नोलन का फोन वाइप हुआ या नहीं, क्योंकि यह आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्लाउड में स्टोर किया गया मेटा डेटा ही काफी है। अब हम 1970 के दशक में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम मुकदमे के करीब हैं? मैंने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन अब पीपल मैगजीन ने बताया है कि एक प्रिजर्वेशन नोटिस जारी हुआ है, जैसा आपने बताया था। नोलन के परिवार ने नोलन के दोस्तों के परिवारों और विभिन्न जांच एजेंसियों को यह नोटिस भेजा और एक पत्र जो प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है, उद्धरण, इसलिए आपके पास जो भी सामग्री है उस पर आपकी तुरंत कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सुरक्षित रखें, चाहे वो आपके कब्जे, देखरेख या नियंत्रण में हो, जो किसी भी तरह से दावों या बचाव से संबंधित हो सकती है। यह जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि आपके परिवार के सदस्यों की भी है। पीपल और एबीसी न्यूज के अनुसार एशली कोल को भी एक पत्र भेजा गया जो जज हैं और बताया गया कि उनके बेटे उस दिन नोलन वेल्स के साथ थे। लगता है वे मुकदमा दायर करेंगे, पर किस हैसियत से, किसके खिलाफ और दावे क्या होंगे? ये गलत तरीके से हुई मौत का सिविल दावा हो सकता है। जब आप हत्या का मुकदमा करते हैं तो संदेह से परे साबित करना पड़ता है, लेकिन गलत तरीके से हुई मौत या मारपीट के सिविल दावे में यह जरूरी नहीं होता। तो आपको सिर्फ सबूतों के पलड़े में भारी होने के आधार पर इसे साबित करना होता है। क्या ये अधिक संभावना है कि यह हुआ? ये कम मानक है। हाँ, सही है। ओजे सिम्पसन को संदेह से परे मानक ऊंचा होने के कारण दोषी नहीं ठहराया गया, पर निकोल सिम्पसन और रोनाल्ड गोल्डमैन की मौतों के लिए जिम्मेदार माना गया।
कम मानक। परिवार यहां वही कर रहा है जो उन्होंने स्वतंत्र पोस्टमार्टम के साथ पहले किया था। वे जरूरी नहीं मानते कि सरकार जो कर रही है उस पर भरोसा किया जा सकता है, और इसलिए वे कह रहे हैं हम अपनी खुद की जांच करेंगे, स्वतंत्र पोस्टमार्टम जो निर्णायक नहीं था। हमें नहीं लगता कि आपराधिक आरोप लगेंगे, इसलिए हम निजी वकीलों से मुकदमे द्वारा जांच करेंगे। इसी से सबूत सुरक्षित रखने का पत्र मिलता है। तो दूसरे शब्दों में डिस्कवरी, सामग्री साझा करने, डिपोजिशन जैसी प्रक्रियाओं से क्या उन्हें वो जवाब मिल सकते हैं जिन्हें वे ढूंढ रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्हें जवाब आपराधिक जांच से मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत पारदर्शी नहीं है, लेकिन ऐसा आम है। और जिला अटॉर्नी ने कहा है कि वे चीजों को तब पेश करेंगे जब वे उन्हें ग्रैंड जूरी के जरिए जांच लेंगे। वे जानकारी को ग्रैंड जूरी के पास ले जाएंगे और फिर ऑटोप्सी, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जारी करेंगे। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी फिर हर कोई उसे देख सकेगा। अगर कोई केस बनता है तो वो भी सबको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि वे बस ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर चीज सही तरीके से हो, कोई गलती न रह जाए। लेकिन आखिर में मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई अतिरिक्त जानकारी मिलेगी जो उन्हें आपराधिक जांच से पहले ही नहीं मिल चुकी होगी। मैं बस चाहता हूं कि हम सोचें कि मुकदमा कैसा होगा। या तो गलत तरीके से हुई मौत का दावा कि आपने नोलन की मौत का कारण बना, या उसे अकेला छोड़ने से उसकी मौत हो गई। क्या यह मुकदमा करने का कानूनी आधार है? क्या उनके पास कानून प्रवर्तन पर कोई दावा है? कानून प्रवर्तन पर मुकदमा कठिन है क्योंकि उनके पास संप्रभु प्रतिरक्षा होती है। लेकिन दोस्तों या निजी नागरिकों पर मुकदमा किया जा सकता है क्योंकि उनके पास ये प्रतिरक्षा नहीं होती। आप उनके खिलाफ दोष सिद्ध लापरवाही या साधारण लापरवाही का दावा कर सकते हैं। यदि आप सावधानी बरतने का कर्तव्य साबित कर दें तो उसके उल्लंघन का दावा भी बन सकता है। लेकिन आखिर में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास असली सबूत नहीं है, अगर आप बस बिना आधार के सबूत तलाशने निकले हैं, तो कोर्ट समन और बयान नोटिस को खारिज कर सकता है। वे कह सकते हैं नहीं नहीं, आप बिना सबूत के ऐसा नहीं कर सकते। मुकदमा दायर लोगों करते पर हैं, मुकदमा तो करने के सबसे लिए पहली चीज जो प्रतिवादी करेगा वो इसे खारिज करने के लिए एक याचिका दायर करेगा और कहेगा मान लीजिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं सब सच है, तब भी ये आपके दावों या आपके मुकदमे के कारणों का समर्थन नहीं करता। क्या मुकदमा करने का कोई कानूनी आधार है? सही है, कानूनी आधार क्या है? और चूंकि जो आप मुकदमे में कहते हैं आपको किसी न किसी बात का आधार होना चाहिए, सही है, तो वे क्या करेंगे? वे आरोप लगाएंगे और फिर जज उसे खारिज कर सकते हैं अगर उसमें कोई ठोस बात नहीं। लेकिन अगर जज ऐसा नहीं करते तो फिर डिस्कवरी होती है और फिर वे वो जानकारी हासिल कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनसे छीन ली गई है। लेकिन मुझे सच में लगता है कि वे सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। इसमें अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा और यह राज्य से आ रहा है। कानूनी मामलों में नया विकास है कि नोलन वेल्स का एक कथित दोस्त बार्ट एडमंडसन जूनियर भी इसमें सामने आया है। ऐसा लगता है कि वो कुछ ऑनलाइन छानबीन करने वालों की अटकलों की चपेट में आ गए हैं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उनका उस युवा महिला से संबंध था जिसके बारे में डेव और मैं पहले बात कर रहे थे, जिससे नोलन कथित तौर पर बात कर रहा था, और शायद जिसके साथ वो द्वीप पर भी रुका था, कि उनका रोमांटिक रिश्ता था। उनके वकील, हाँ, उनके पास एक वकील है, कहते हैं कि ये सच नहीं है, वो वही युवती नहीं है। और यही बात है, एडमंडसन कानूनी रूप से उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनके बारे में उनका दावा है कि वे उनके बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। दरअसल लॉ एंड क्राइम को दिए एक बयान में, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, उसमें लिखा है, उद्धरण, एक हफ्ते तक बार्ट एडमंडसन जूनियर के खिलाफ बेहद झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए, जिनके कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, जिनकी अब FBI जांच कर रही है। एडमंडसन परिवार ने एक बयान जारी किया है जिसमें नोलन वेल्स की जांच के बारे में अपने बेटे की जानकारी और जांच में उसके सहयोग का जिक्र है। कृपया संलग्न बयान और आज ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर को भेजा गया सीज एंड डिसिस्ट व साक्ष्य संरक्षण नोटिस देखें, जो उसके खिलाफ मानहानि मुकदमे की तैयारी में भेजा गया है। मेरा लॉ ऑफिस परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोई प्रश्न हो तो इसी पते पर भेजें। फिर आप एडमंडसन परिवार के बयान पर जाते हैं, जिसमें नोलन वेल्स की जांच, मानहानि और धमकियों का जिक्र है। इसमें लिखा है कि एडमंडसन परिवार वेल्स परिवार की दुखद क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हाल ही में बार्ट जूनियर पर हुए हमलों ने हमारी चुप्पी तोड़ दी है। सैकड़ों मिसिसिपी गल्फ कोस्ट निवासी 4 जुलाई को हॉर्न आइलैंड छुट्टी पर गए थे। कॉलेज से घर लौटे बार्ट जूनियर भी उनमें शामिल थे। वे अपनी खुद की नाव चलाकर हॉर्न आइलैंड गए और अपनी नाव खुद चलाकर घर लौटे। जब 4 जुलाई की दोपहर को पास की एक नाव में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, बार्ट जूनियर ने मुसीबत में फंसी नाव को सलाह और सीधी मदद दी। इसके तहत वे उस मुसीबत में फंसी नाव पर चढ़े, उसका ट्रांसम प्लग निकाला और फिर अपनी नाव पर वापस आ गए और मुसीबत में फंसी नाव को थोड़ी दूर तक खींचा। इन कार्रवाइयों से मुसीबत में फंसी नाव में जमा हुआ पानी बाहर निकल गया। बार्ट जूनियर के अनुसार इन घटनाओं के गवाह के तौर पर दोनों नावों में 20 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। वे कहते हैं, जब नोलन की गुमशुदगी और मौत की खबर आई, बार्ट जूनियर ने इस त्रासदी की जांच कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरी तरह और खुले दिल से सहयोग किया। उन्होंने इंटरव्यू दिए, उनसे पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए और 4 जुलाई 2026 की अपनी सारी यादें साझा की। बार्ट जूनियर ने संभावित गवाहों की एक सूची भी तैयार की। वे आगे कहते हैं कि उन्होंने अपनी फोन की जांच और साझा करने की अनुमति दी और उस दिन की तस्वीरें और वीडियो
कानून प्रवर्तन एजेंसियों से साझा करने का अनुरोध किया। उन्होंने नाव और जीपीएस डिवाइस की जांच की अनुमति दी। इस दौरान बार्ट जूनियर को नोलन की मौत का संदिग्ध नहीं माना गया। लोग खतरनाक अटकलें लगाने से नहीं रुके हैं और ना ही इससे पूरी तरह से झूठी बातें फैलने से रोक पाई हैं। इस हफ्ते हजारों ऑनलाइन अजनबियों ने, जो बार्ट जूनियर को नहीं जानते, कोई भी संबंधित तथ्य नहीं जानते और ना ही हमारे समुदाय या जो हुआ उसकी सच्चाई की परवाह करते हैं, इस हफ्ते बार्ट जूनियर ही उन हजारों ऑनलाइन अजनबियों के आरोपों का निशाना बने हैं। हमने झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकील नियुक्त किया है। पहला, सीज एंड डिसिस्ट और सबूत नष्ट न करने संबंधी पत्र आज उस ऑनलाइन यूजर को भेजा जा रहा है जिसने बार्ट जूनियर पर झूठी बातें शुरू की थीं। इस यूजर ने हमारे घर की तस्वीरें, पता और जमीन के प्लॉट साझा किए, हमारे काम की जानकारी साझा की और वीडियो व पोस्ट में झूठा दावा किया कि बार्ट जूनियर संदिग्ध है या उसने नोलन की मौत में भूमिका निभाई या वो नोलन की मौत को छुपाने में शामिल है। यह एक भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण माहौल में खतरनाक संयोजन है। इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। उदाहरण के लिए, हमारे पास सीज एंड डिसिस्ट लेटर की कॉपी है जिसमें लिखा है, प्रिय मिसली, मैं मिसिसिपी निवासी बार्ट एडमंडसन जूनियर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। कई झूठे और मानहानिकारक बयानों के जवाब में आपने अपने नियंत्रण में सोशल मीडिया चैनलों पर, जिनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे चैनल शामिल हैं, किम्बरा ली के नाम से प्रकाशित किया है। हमने 2 संभावित उपनाम भी पहचाने हैं, जिनमें सुसान स्पाइजर और लॉरेन डेविड शामिल हैं। डेव, आप इसका क्या मतलब निकालते हैं? मेरा मतलब है, ये काफी बड़ा बयान है। फिर से ये उसी बात पर लौटता है जो मैंने पहले कही थी। अगर वाकई उसका इससे कोई लेना देना होता, अगर उसके पास छुपाने के लिए कुछ होता, मुझे नहीं लगता आप ऐसा केस दायर करते जहां ये सब सामने आता। यही डिस्कवरी प्रक्रिया है। आपको सतर्क रहना होता है क्योंकि ऐसे मुकदमे दायर करने पर आपको डिस्कवरी, डिपोजिशन और दस्तावेज पेश करने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तथ्य कि वे खुद पहल कर रहे हैं, फिर से मुझे यही बताता है कि मुझे लगता है वे ईमानदार और विश्वसनीय हैं और मुझे नहीं लगता कि इस युवक का इससे कोई लेना देना था। लेकिन उसे और दूसरों को उन लोगों ने बहुत परेशान किया है जिनका अपना एजेंडा है, जो क्लिक और लाइक्स बटोरना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं और इस भयानक स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। तो मैं उनकी सराहना करता हूं कि वे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सच में मुझे लगता है कि वे जो कर रहे हैं वो सही। आमतौर पर अगर किसी मौत की जांच के सिलसिले में मुकदमा दायर किया जाता है, चाहे वह परिवार का मुकदमा हो या यहाँ कोई और मुकदमा हो, तो क्या इससे जांचकर्ताओं का काम जटिल हो जाता है? क्या इससे अभियोजकों का काम भी जटिल हो जाता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू लेते हैं और राज्य भी अपना इंटरव्यू कर रहा है, तो दोनों टकरा सकते हैं। अगर आपके गवाह सिविल डिपोजिशन में कुछ और कह रहे हैं तो सोचिए, है ना। जब आप एक आपराधिक जांच की बात कर रहे हैं, वो आमतौर पे पहले आती है, क्योंकि अगर सिविल जांच या मुकदमा पहले होता है, अभियोजक किसी मामले में आरोप लगाने की संभावना कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि कानून प्रवर्तन और अभियोजक नहीं चाहते कि उन्हें सिविल केस में दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो अगर कोई, आपका मतलब क्या है? ठीक है, उदाहरण के लिए अगर अभी कोई आपराधिक जांच चल रही है और अचानक आप देखते हैं कि दीवानी मुकदमे दायर हो गए, कानून प्रवर्तन और अभियोजक इसे देख के कह सकते हैं, ठीक है, क्या हमारा इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? क्या वे दीवानी मुकदमे दायर करके हमें वही बता रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं, ताकि हम प्रतिवादियों पर समझौता करने का दबाव डालें? मैं अब निजी वकील हूं, हमारे पास ग्राहक आते हैं, कहते हैं दूसरी कंपनी से शिकायत है, मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास ले जाएं और मुकदमा करना है। मैंने कहा, अगर पहले मुकदमा करें, जब हम इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास ले जाते हैं तो वे कहेंगे, आप चाहते हैं कि हम इसमें शामिल हों ताकि आपके सिविल मुकदमे में आपको लाभ मिले? नहीं, धन्यवाद। तो आपको समय का ध्यान रखना होगा। और वैसे भी आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर कोई मुकदमा लंबित है, अगर ये ट्रायल तक जाता है, सही है, फिर से हमारे पास इस समय किसी आपराधिक कृत्य की आशंका करने का कोई कारण नहीं है। हमें किसी भी संदिग्ध के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जिला अटॉर्नी ने कम से कम बेन क्रम्प के माध्यम से, जैसा कि बेन क्रम्प ने कहा है, संकेत दिया है कि यह संभावित आपराधिक आरोपों के लिए ग्रैंड जूरी के पास जा सकता है। अगर ये आपराधिक ट्रायल तक जाता है, कुछ गवाहों से जिरह में पूछा जाएगा, क्या आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है? बिल्कुल। क्या आपके लंबित मुकदमे के कारण यह उस गवाह की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा सकता है जो अन्यथा विश्वसनीय हो सकता है? सही है। क्या आप जिरह की कल्पना कर सकते हैं? आप इस व्यक्ति पर पैसे के लिए मुकदमा कर रहे हैं, हाँ, अब यही गवाह की साख पर चोट करना है ना? या क्या आपकी इसमें कोई वित्तीय रुचि है? यही गवाह की साख पर चोट करना है। यही एक और कारण है कि अभियोजक कहेंगे, उस तरफ थोड़ा धीरे चलो, हमें अपना काम करने दो, उसके बाद तुम लोग शामिल हो। कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो यह उन मामलों में से एक है जिसने अपनी अलग पहचान बना ली है। बहुत सारे ऑनलाइन टिप्पणीकार हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी अटकलें हैं, आप जानते हैं, और मैं अभी इस पर आ जाता हूं क्योंकि आप यहां संभावित उत्पीड़न के बारे में सोचते हैं, है ना? लोग इस मामले को लेकर बहुत भावुक हैं और यह समझ में भी आता है, लेकिन लोगों द्वारा कथित तौर पर धमकियां दी जा रही हैं।
जिसे मैंने अभी उल्लेख किया, उसके अलावा यह भी रिपोर्ट किया गया कि एक और दोस्त को धमकियां मिलीं। वहां मौजूद एक युवक की मां, मैं एशली कोल की बात कर रहा हूं, उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। क्रिस्टीन, फिर से नोलन की मां को कथित रूप से परेशान किया गया है। कार्यस्थल पर खराब समीक्षाएं, धमकी भरे संदेश और परेशान करने वाले मेल मिल रहे हैं। क्या आपको आज के ट्रू क्राइम स्पेस में यह देखकर हैरानी होती है? इसकी सीमा क्या है? प्रथम संशोधन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या है और कब बात कानूनी जवाबदेही तक पहुंच जाती है? देखिए, जान से मारने की धमकी देना गैरकानूनी है, हिंसा की धमकी देना गैरकानूनी है, जबरन वसूली भी गैरकानूनी है, और हम अब इसे बहुत बार देखते हैं। ये दुख की बात है कि ये हमारे समाज का हिस्सा बन गया है। और हमने ये कैरन रीड मामले में देखा, जहां पीड़ित के परिवार वाले थे, वहां घर में लोग थे, मासूम लोग, जिन्हें आज तक बदनाम किया जाता है, परेशान किया जाता है और धमकाया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम यहां कैसे पहुंचे। इंटरनेट किसी भी कीबोर्ड कमांडो को मां के बेसमेंट में बहादुर बना देता है, जब तक वे लोगों के बीच नहीं जाते। और फिर वे आपके सामने कभी भी वो बातें नहीं कहेंगे जो वे आपकी पीठ पीछे इंटरनेट की गुमनामी का सहारा लेकर कंप्यूटर पर कहते हैं। हम इसे देख रहे हैं और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में मानहानि के मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल होते हैं क्योंकि पब्लिक फिगर से जुड़े मामलों में एक्चुअल मैलिस साबित करना पड़ता है। ये वादी और नोलन वेल्स के दोस्त पब्लिक फिगर नहीं है, जिससे इनका मानहानि मुकदमा जीतना आसान होगा। अगर आप ऑनलाइन टिप्पणी कर रहे हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को देखा जाना चाहिए या उस पर शक है, तो ये कानूनी समस्या कब बनती है? क्या कोई झूठा बयान देना जरूरी है, जैसे वह हत्यारा है या उसने किया? मेरी मुराद है, सीमा कहां है? आप जानते हैं, इस व्यक्ति को देखा जाना चाहिए और इस व्यक्ति के आसपास कुछ सवाल हैं। ये कार्रवाई योग्य नहीं है। मेरा मतलब है, वो सीमा फिर से कहां है? ये जरी और जज तय करते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर छूट नहीं मिल सकती। हाँ। जैसे, अरे, कथित तौर पे मुझे लगता है वो आदमी बाल यौन शोषक है। इससे आपको छूट नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि आप ये शब्द छिड़क दें और सब ठीक हो जाए। ये फिर भी मानहानि है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप झूठा बयान दोहराते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट किया गया है। झूठी बात कहने की जिम्मेदारी आपकी ही हो। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पोस्टमार्टम बहुत अहम होने वाला है। मुझे लगता है यह पिछले हफ्ते की बात है, जब बेन क्रैम्प ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने स्वतंत्र पोस्टमार्टम के निष्कर्षों के बारे में बताया था कि कैसे वो सीमित थी क्योंकि नोलन के शरीर की हालत ठीक नहीं थी। जो शरीर उन्हें सौंपा गया था उसमें गले और गर्दन के हिस्से गायब थे, क्योंकि राज्य के मेडिकल एग्जामिनर ने उस पर काम किया था। अब ये ध्यान देना जरूरी है कि ये असामान्य नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है कि वे जांच कर रहे हैं, है ना? वे ट्रॉमा की जांच कर रहे हैं, वे डूबने की जांच कर रहे हैं। बताएं, राज्य के मेडिकल एग्जामिनर व टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से क्या उम्मीद करें यदि वे हिस्से लेते हैं? क्या इससे आपको लगता है कि उन्हें नोलन के साथ क्या हुआ इसका जवाब मिल जाएगा, या फिर क्योंकि ये आप जानते हैं पानी में था ऐसा लग रहा है? सलन, संभव है उनके पास सभी जवाब न हो। वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके उतने ठोस जवाब मिल सके। लेकिन जब डूबने का मामला होता है, हाँ, यह संभव है कि वे कह रहे हैं कि यह निष्कर्षहीन है, क्योंकि अभी तक कोई भी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के संकेत नहीं है। स्कैन पर कोई कट या घाव नहीं दिख रहे। उन्हें समझाना होगा कि वो क्या हो सकता है। मैं ये परिवार द्वारा नियुक्त मेडिकल एग्जामिनर पैथोलॉजिस्ट के अनुसार कह रहा हूं। परिवार ने खुद का एक मेडिकल एग्जामिनर नियुक्त किया और उस मेडिकल एग्जामिनर ने अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह निष्कर्षहीन है। सही है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते थे जिसके मन में पहले से ही कोई तय नतीजा हो, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा, आप जानते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा लगता है कि यहां सबसे आसान जवाब ही सही जवाब है, जो कि मैं रिपोर्ट्स का इंतजार करूंगा। फिलहाल यह आकस्मिक डूबने जैसा लगता है। हाँ, यह दुखद है, लेकिन मेरे पास आपराधिक कृत्य का कोई सबूत नहीं। तो बस एक सेकंड के लिए इस पर सवाल उठाते हुए मैंने इस बारे में कुछ मेडिकल एग्जामिनर से बात की। सबसे पहले, वे सभी कहते हैं कि डॉक्टर का काम बहुत अच्छा था, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक डिकम्पोजिशन यानी सड़ने की वजह से हो सकता है, लालिमा या ब्लंट फोर्स इंजरी हो सकती है, क्योंकि मौत के बाद शरीर पर ऐसे नील नहीं पड़ते। इसे दो तरह से देखा जा सकता है। अब मैं आपकी कही बात पर आना चाहता हूं। अगर ये एक्सीडेंटल डूबने का केस था और जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बहुत नशे में था, किसी ने कुछ नहीं देखा, इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ नहीं देखा, न मदद के लिए आगे आया। इसी पर मैं अटका हूं। क्या ये उतना ही पागलपन नहीं है कि वहां इतने सारे लोग थे और एक भी व्यक्ति ने हमला होते नहीं देखा? किसी के खिलाफ शारीरिक हिंसा का कृत्य जो पूरे समूह में लोकप्रिय था, न कोई वीडियो, न कोई आरोप। अगर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास वह सारी जानकारी है तो वे अभी उसे जारी नहीं कर रही हैं। शायद उनके पास हमले के कई बयान हैं और कई लोगों ने नोलन को डूबते देखा,
लेकिन क्या वे इस कहानी को शांत करने के लिए इसे अभी जारी करेंगे या कहेंगे कि अभी नहीं क्योंकि जांच चल रही है? यही वो जगह है जहां मैं कहता हूं कि ऐसे मामलों में जब इतनी सारी साजिश की थ्योरीज हैं तो उन्हें और पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग राज नहीं रख सकते, है ना। आप जानते हैं मार्क ट्वेन ने कहा था कि 2 लोग ही राज रख सकते हैं अगर उनमें से एक मर चुका हो। अगर ऐसा होता या लोगों ने कुछ देखा होता तो वो बात बाहर आ ही जाती। तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे इलाके में डूबा जहां लोग नहीं देख रहे थे या किसी ने ध्यान नहीं दिया, दुर्भाग्य से। लेकिन अगर वहां कोई हमला होता, हिंसा होती, जहां कई लोग शामिल होते, हाँ, कोई न कोई कुछ देखता, सुनता, यहां तक कि रिकॉर्ड भी कर लेता, मेरे लिए तो यह असंभव है कि ऐसा सच में हुआ। मुझे लगता है यह डूबने का हादसा था। क्या कोई इसमें शामिल हो सकता है या धक्का दे सकता है? मुझे नहीं पता, पर उम्मीद है पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से जानकारी मिलेगी। डेव एरनबर्ग, मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। क्या आपको अपने सब्सट्रैक्ट्स के नाम याद हैं ताकि सब देख सकें? ये डेव एरनबर्ग ऑफिशियल है या ऑफिशियल डेव एरनबर्ग? क्या आप इन्हें आजमाना चाहेंगे? आप देखेंगे। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हमारे पास साइड बार पर आपके लिए बस इतना ही है। सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, X, Instagram, न्यूज नेशन शो JC वेबर लाइव, सोमवार शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।